जागृति एनक्लेव में भी पड़ा ईडी का छापा। सौरभ भारद्वाज पर बड़े छापों का है कनेक्शन। जांच के घेरे में सांसदों के फ्लैट बनाने वाली कंपनी, जरूरी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड की एजेंसी ने की जांच। पत्नी ने की पति को फांसी पर लटकाने की मांग। दामाद ने ससुर पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई थी आग। गाजीपुर में हुई घटना पर महिला ने बताया अपना दर्द। ककड़ुमा कोर्ट में वकीलों की हड़ताल आज भी जारी। हड़ताल के कारण कोर्ट का कामकाज ठप। बुधवार को एलजी आवास के बाहर प्रोटेस्ट करने की दी चेतावनी। जीटीबी अस्पताल के इमरजेंसी में करंट का खतरा। छत पर जमा पानी तारों से होकर पहुंच रहा बिजली बॉक्स तक। हर दिन 200 मरीज प्रभावित, इलाज में आ रही दिक्कत। पूर्वी दिल्ली के बाजारों में गणेश चतुर्थी की रौनक। सुंदर मूर्तियों से सजी दुकानें, लोग जमकर कर रहे खरीदारी। 500 से लेकर 5000 रुपए तक की मूर्तियां उपलब्ध। इको फ्रेंडली मूर्तियों को लोग ज्यादा कर रहे हैं पसंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। ईडी ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुबह राजधानी की कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की है। ऐसे ही पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार स्थित जागृति एनक्लेव में भी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक ईडी की टीम की कार्रवाई जारी रही। यहाँ लगभग आधा दर्जन अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहे। जानकारी के मुताबिक सौरभ भारद्वाज के ठिकानों के साथ ईडी ने द सैम इंडिया गुलेरमार्क जॉइंट वेंचर के दफ्तर पर रेड डाली है। बता दें, यही कंपनी हाल ही में सांसदों के लिए तैयार किए गए नए फ्लैटों के निर्माण में शामिल रही थी, जिनका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। जांच एजेंसी ने जरूरी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी से स्थानीय लोग भी हैरान दिखे। ईडी अधिकारियों ने हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि छापेमारी का मकसद संदिग्ध लेन देन और निवेश से जुड़े सबूत जुटाना है। आज सुबह से ही ईडी ने सौरभ भारद्वाज से संबंधित जो मामला है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पे रेड की है। फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये थाना आनंद विहार का क्षेत्र है। जागृति एनक्लेव का मकान नंबर 435 है, जहाँ पर सैम इंडिया करके एक कंपनी जो स्थापित है, जहाँ पर उसका ऑफिस है, वहाँ पर भी ईडी की रेड की गई है। और फिलहाल आप देखेंगे कि ये इस तरह दौरान अभी ईडी की रेड जारी है। उनकी सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी इस घर में तैनात किया गया है। साफ तौर पे बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से टीम तैनात कर दी गई थी। यहाँ पर रेड सुबह 7 बजे से ही चल रही है। जिस तरह दिल्ली के अंदर सौरभ भारद्वाज के घर पर और उनके संबंधित करीबन 1 दर्जन से अधिक ठिकाने, उसमें से ही एक ठिकाना पूर्वी दिल्ली के शहादत जिले के आनंद विहार थाना क्षेत्र में भी जागृति एनक्लेव में देखने को पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र की राजवीर कॉलोनी से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दामाद ने अपने ससुर को जिंदा जलाकर मार डाला। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय संदीप नाम के युवक ने अपने 55 साल के ससुर रणवीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे रणवीर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि संदीप शराब पीता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। कई बार ससुर रणवीर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं सुधरा तो रणवीर ने अपनी बेटी को ससुराल से अपने घर बुला लिया।
इसी बात से नाराज होकर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संदीप ने अपने ससुर के घर जाकर ये खौफनाक वारदात की। इस घटना के बाद मृतक की बेटी निशा ने कहा कि जैसे उसके पिता को जिंदा जलाया गया वैसे ही उसके पति को भी या तो जिंदा जलाकर या फांसी दी जानी चाहिए, तभी उन्हें इंसाफ मिलेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पापा मन के बस खाली देखो, जिसकी लड़की दुखी रहेगी वो ये तो कहेंगे कि हाँ भी मत जा, तू जाने के लिए मना करते थे। वो इसी बात के ऊपर पापा से खुद खाए बैठा था कि तेरा पापा आने के लिए मना करता है। तो यहाँ पे उस दिन मतलब ये जन्माष्टमी वाले दिन ये हादसा हुआ था। पापा मंडी से आए थे सुबह 6 बजे, तो बाहर पापा पुरुष कर रहे थे, मैं किचन में खाना बना रही थी। वो आया, उसने आते ही पीछे से तेल डाल दिया पापा के और जेब में से लाइटर निकाला, तुरंत आग लगा दी, भाग गया। खाली यही थी कि वो पीना छोड़ दो भाई, पियो मत, तुम अपने पीना खाना है तो तुम घर में बैठ के पियो, पर ऐसा तुका फजीता मत करो। मारता पीटता था घर भी, उन्होंने कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश करी थी, आग लगा दी थी घर में भी कई बार, कभी बाइक से इतनी तेज टक्कर मारी थी। उस दिन मैं भी मरी जाती अगर जो ना मेरी मम्मी होती ना वो देखते मुझे वहाँ के लोग, तो मैं भी उस दिन चाय हुई पी के कोलगेट कर रही, पीछे से आके पेट्रोल डाल के आग लगा। लड़की को परेशान रखे हैं, लड़की को हम ले आए तो ऐसा भेजो, हम भेज ना रहे हैं, तो पेट्रोल डाल के आग लगा। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा कोर्ट में वकीलों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। वकीलों ने साफ कहा है कि जब तक दिल्ली के एलजी द्वारा पास किया गया नया बिल वापस नहीं लिया जाता वे काम पर नहीं लौटेंगे। वकीलों का कहना है कि बुधवार को वे एलजी निवास और कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो विरोध और तेज होगा। इस हड़ताल से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट में आए पक्षकारों को सुनवाई न होने के कारण अगली तारीख दी जा रही है। लोगों ने भी कहा कि जब तक हड़ताल जारी रहेगी उन्हें इसी तरह परेशानी उठानी पड़ेगी। वकीलों का कहना है कि उनकी एकजुटता तब तक कायम रहेगी जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती। कल सवेरे मॉर्निंग में ही हमने एक काम और कर दिया था। कल हमने जेल वैन की भी एंट्री नहीं होने दी थी। कड़कड़ुमा कोर्ट्स में, और यही काम दिल्ली की सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हुआ है। जिला अदालतें जितनी भी हुए हैं उनमें सेम पैटर्न पे कल एजिटेशन हुआ है, और वहाँ पे भी किसी की हमने पुलिस की एंट्री कोई कोर्ट में नहीं होने दी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे प्रधान जी हैं वीके सिंह जी, और वो पूरे बोल्ड स्टेप ले रहे हैं और पूरी ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स उनके कहे अनुसार ही एज अ चेयरमैन काम कर रही है और बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं और स्ट्राइक सफल चल रही है। और मेरा तो मानना ये है अब लोग धीरे धीरे, कल मैंने देखा और आज भी कड़कड़ुमा के लॉयर्स भी, साकेत के लॉयर्स भी और 30 हजारी के और ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स के लॉयर्स भी रोडों पे आए हैं और अपना प्रदर्शन अब आगे और बढ़ाने की तैयारी। किसी की भी एंट्री नहीं है आज, कोई भी पुलिस वाले की, क्राइम ब्रांच की, किसी की भी एंट्री नहीं है। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगी तो तब तक हम ऐसे ही अपनी जो है रणनीति दोबारा लीजिए। जी, आज 4th डे स्ट्राइक का और अभी तक एलजी की कोई सुनवाई नहीं। मीटिंग हुई उसमें भी कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिला है, बस ये बात टाली जा रही है। और हम देख सकते हैं कि रोज़ ना हम स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड और अच्छे से अच्छा हम ना अपना प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। और आज और कल हमने वैन वगैरह पुलिस की सब हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं, कोई भी अंदर एंट्री नहीं हो रही है और आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और मीटिंग से कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी में मेडिसिन विभाग की स्थिति पिछले 1 महीने से बेहद खराब बनी हुई है। बारिश का पानी तारों के जरिए बिजली के बॉक्स में जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मरीजों के लिए लगी बीपी और पल्स की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बंद करनी पड़ी हैं। पंखे भी बंद है, जिससे गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पानी बॉक्स से होकर फर्श पर बह रहा है, जिससे मरीजों और स्टाफ के फिसलने का भी खतरा है। ये स्थिति उस सरकारी अस्पताल की है जिसके कैंपस में ही पीडब्ल्यूडी का दफ्तर मौजूद है और वही अस्पताल की देखरेख का जिम्मेदार भी है। हर दिन लगभग 200 मरीज इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन बिजली से जुड़े इस खतरे ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के समय छत पर पानी जमा हो जाता है और वहीं से तारों के जरिए ये पानी बॉक्स में पहुंचता है। स्विच ऑन करने पर करंट का खतरा मंडराता है। इलेक्ट्रॉनिक बीपी और पल्स मशीनें इस्तेमाल नहीं हो पा रही, जिससे मरीजों की जांच बाधित हो रही है। गणेश चतुर्थी का त्योहार 27 अगस्त को शुरू हो रहा है, जिसके बाद अगले 10 दिनों तक हर जगह गणपति बप्पा के जयकारे गूंजेंगे। ऐसे में लोग अपने घरों, दफ्तरों और पंडालों में गणेश भगवान की प्रतिमाएं स्थापित करने की तैयारियां कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के लिए पूर्वी दिल्ली के बाजारों में भी गणेश मूर्तियों की खूब रौनक दिखाई दी। बाजारों में तरह तरह की सुंदर और आकर्षक मूर्तियां सजी हुई हैं। दुकानदारों का कहना है कि सबसे ज्यादा भीड़ आज और कल देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग प्रतिमाएं खरीदने आ रहे हैं। यहाँ 500 से 5000 रुपए तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं। अब लोग ज्यादातर इको फ्रेंडली मूर्तियों की ही खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि पूजा में आस्था जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी है। इसलिए वे ऐसी मूर्तियां खरीद रहे हैं जो आसानी से पानी में विसर्जित हो जाएं और प्रदूषण ना फैलाएं। अभी हम लोग अपने ऑफिस के लिए लेने आए हैं। हमारे ऑफिस में हर साल गणपति बिठाए जाते हैं, तो इस साल हम लोग खुद लेने आए हैं। पिछले साल हमारे ऑफिस के ही लोग लेने आए थे, तो अच्छा है। मतलब कल है गणेश चतुर्थी, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। क्या लेकर आए हो? क्या कितने साइज की लेनी है? कैसी साइज ऐसा मैटर नहीं है, मतलब मेन जो है कि हमें जो अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे वैसे आंटी पे सारे ही अच्छे हैं, सारा कलेक्शन बहुत अच्छा है। वैसे तो यहाँ पे सारे ही अच्छे हैं, बट भगवान में आप चूज थोड़ी कर सकते हो कि अच्छा ये वाले अच्छे हैं, ये वाले। इको फ्रेंडली जो मूर्तियाँ भी लोग ले रहे हैं, उसका यस, एक्चुअली इको फ्रेंडली पहले तो नेचर के लिए बहुत अच्छी है। लाइक हम देखते हैं कि आफ्टर गणपति जो यमुना किनारे पे काफ़ी सारा लाइक वो वेस्ट हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इको फ्रेंडली चूज़ करना चाहिए, बल्कि मोस्ट प्रेफरली वही चूज़ करना चाहिए। इस बार मैम हम वैसे इतनी छोटी लेके जाते हैं, इस बार थोड़ी बड़ी लेके जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो कैसे मतलब इको फ्रेंडली या फिर किस तरीके की मूर्ति सोच के आए हैं? वैसे मैम घर के लिए चाहिए, इको फ्रेंडली वाली मिल जाए, सही लगे। प्राइसेस कैसे हैं? प्राइस सही है मैडम, पहले से। तो स्थापना कब करते हैं? कल ही करते हैं आप लोग? हाँ, हम सब 10 दिन के लिए करते हैं और 27 से चालू है, 6 तारीख तक हम विसर्जन करेंगे। सेल तो अभी कम हो रही है। त्योहार तो कल ही का ही है। हाँ, आज और कल का ही है। वही लगाई 2-3 दिन हो गए। सेल हो रही है नहीं? अभी तो नहीं हो रही, फिलहाल मंदा ही चल रहा है। खास ही खास है, हर बार खास ही होता है। कुछ स्पेशल मूर्ति बनाई है इस बार आपने? स्पेशल ये दिखाओ कैमरे में, सब मिट्टी का माल है सारा। शुरुआत तो 500 से भी है, 2000 से भी है, 1500 से भी है। जैसे कस्टमर आता है वैसे पैसे होते हैं। सबसे बड़ी मूर्ति कितनी बड़ी है आपके पास यहाँ पे? सबसे बड़ी मूर्ति हमारे पास है 6 फुट की, 7 फुट की। लक्ष्मी नगर इलाके में एक बार फिर कुत्ते ने हमला कर दिया। रविवार को 5 साल का एक बच्चा और एक सब्जी बेचने वाला शख्स कुत्ते के हमले में बुरी तरह घायल हो गए। बच्चे के पिता दिनेश उप्रेती ने बताया कि वे अपने बेटे के साथ पुलिस क्वार्टर में रहने वाले एक परिचित ओमवीर से मिलने जा रहे थे। तभी अचानक एक कुत्ते ने उनके बेटे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के हाथ, पैर और कमर पर काट लिया। ओमवीर ने किसी तरह बच्चे को कुत्ते से बचाया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इससे पहले इसी कुत्ते ने इलाके में सब्जी बेचने वाले खेमपाल पर भी हमला किया था। खेमपाल ने बताया कि वह अपनी दुकान पर थे, तभी कुत्ता अचानक उन पर झपट पड़ा और उन्हें काट लिया। जब कुछ लोगों ने कुत्तों को मारकर बच्चों को बचाया, तो इलाके के कुछ डॉग लवर वहां पहुंचे और कुत्ते के साथ मारपीट को लेकर नाराजगी जताई। इस पर बच्चे की मां ने कहा कि डॉग लवर को बच्चों की नहीं बल्कि सिर्फ कुत्ते की चिंता थी। इस पूरे मामले पर शाहदरा साउथ जोन के नगर निगम चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काटने वाले कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया चल रही है। अगर कोई शिकायत आती है तो टीम मौके पर जाकर कुत्ते को पकड़ती है। बच्चे को कुत्ते ने काटा। एक्चुअली मैं घर पे थी, मैं विवेक विहार पे रहते हैं, तो यहाँ पे सर, मैं यहाँ पे भाई साहब से मिलने आए थे, ओमवीर सर से। तो बेटा इन्हीं के साथ था, सर के साथ था, हस्बैंड के साथ था। तो मेरे को पता नहीं था एक्चुअल में क्या हुआ है करके। बाद में इनका 2-3 घंटे बाद मुझे फ़ोन आता है कि आप तुरंत यहाँ पे आ जाइए सकरपुर पे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, बस आप आ जाओ। मैं आई तो मैंने जब सामने अपने बेटे को देखा, मैं से रहा नहीं गया, मेरे आँख से आंसू आ गए। मतलब कोई भी माँ बेटे को नहीं देख सकती है ऐसे इस हालत में। आपने देखा है कि उसकी क्या हालत हो गई है। अगर आज ओमवीर सर नहीं होते तो शायद मेरा बच्चा भी नहीं होता। 1:50 की घटना है यहाँ पे। 1:50 में मैं और मेरा बेटा भाई साहब के घर पे आए हुए थे, ओमवीर भाई साहब के घर पे आए हुए थे।
स्ट्रीट डॉग पीछे से आया, एकदम से उसने अटैक किया। अटैक करते ही जैसे ही आप चिल्लाया, मैं उसके ऊपर गिरा तो ओमवीर भाई साहब आए। भाई साहब ने डॉग को छुड़ाने की पूरी कोशिश करी और सीधे इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल्स ले गए। हॉस्पिटल्स में उसका ट्रीटमेंट कराया और पूरा ऑब्जर्वेशन पूरा, आज मेरा बेटा अगर बच पाया है तो ओमवीर भाई साहब की वजह से मेरा बच पाया। ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को पहले तो मैं सैल्यूट करूँगा। अगर आज सही सलामत मेरा बेटा है तो भाई साहब की वजह से है। कल मैं सब्जी बेचने आया था जब मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो क्या आप यहाँ डेली आते हैं सब्जी बेचने? क्या था? हाँ, मैं डेली आता हूँ यहाँ डेली। तो क्या पहले कुत्ते ने ऐसा कुछ हमला हुआ था आपके साथ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। ये कुत्ता मतलब कल ही दिखाई दिया ये। देखिए, निगम ने जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उस फैसले को हम मानने को और मनवाने को हम कार्य कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो फीडिंग के पॉइंट बनने हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल ठीक है कि वो जो आपने बताया कि ललिता पार्क जो शकरपुर और लक्ष्मी नगर का थाना, उसके पीछे एक सब्जी वाले को और एक बच्चे को काटा है। स्ट्रीट डॉग नो डाउट काट लेते हैं, लेकिन अभी तक जो चल रही थी परेशानी वो चल रही थी एनिमल लवर और जो जिनको काटते हैं उन लोगों के बीच में बड़ी दिक्कत चल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, हम उसके अनुसार अब जो भी कटकने कुत्ते हैं या जिन्होंने काटा है, वहां से उन कुत्तों को उठाने का काम हमने शुरू कर दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक आइसक्रीम बेचने वाले पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित की पहचान 26 साल के विकास ठाकुर के रूप में हुई है, जो ताहिपुर गांव में रहता है और आइसक्रीम बेचने का काम करता है। घटना उस समय हुई जब विकास रात करीब 9:30 पर दिलशाद कॉलोनी की ओर जा रहा था और ताहिपुर के मोहल्ला क्लिनिक के पास पहुंचा तो वहां दो लड़कों ने उसे रोका और आइसक्रीम मांगी। आइसक्रीम देने के बाद जब विकास ने पैसे मांगे तो एक आरोपी ने ऑनलाइन पेमेंट का बहाना बनाकर स्क्रीनशॉट दिखाया, जबकि असल में कोई भुगतान नहीं हुआ था। विकास ने जब पैसे ना मिलने की बात कही तो एक आरोपी ने चाकू निकाल लिया और मारने की कोशिश की, जबकि दूसरा आरोपी आइसक्रीम लेकर भागने लगा। इसी दौरान विकास ने हिम्मत दिखाते हुए भागते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया। तभी दूसरे आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी पीठ पर चोटें आईं। इसके बाद एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे को विकास ने लोगों की मदद से दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायल हालत में विकास को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। पूर्वी जिले के शकरपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल ठगी मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यूपी निवासी मोहम्मद ओवैस से एक नाबालिग और उसके दो साथियों ने मिलकर धोखे से आईफोन और 7,000 रुपए नगद और यूपीआई डिटेल्स हड़प ली। आरोपियों ने उसके खाते से एक महंगी साइकिल खरीदी और लोगों को फर्जी ऑनलाइन ट्रांसफर दिखाकर 40,000 रुपए की ठगी कर डाली। जांच में जुटी पुलिस टीम ने आईफोन की लाइव लोकेशन ट्रेस की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चांदी चौक इलाके में दबिश देकर दो आरोपियों बिलाल और राहुल को गिरफ्तार किया। तीसरा आरोपी फरार है। पुलिस ने शिकायतकर्ता का फोन, 7,000 रुपए, नगद खरीदी गई साइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड बिलाल पूर्व में भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच जारी है। शहादरा साइबर पुलिस ने फर्जी नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए गाजियाबाद निवासी 27 साल के सागर सिंह उर्फ मन्नू को गिरफ्तार किया है, जो पढ़ी लिखी महिलाओं और वकीलों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करता था। आरोपी ने शिकायतकर्ता शिखा तिवारी से महिला आयोग में पद दिलाने के नाम पर 23,110 रुपए की ठगी की और एक महिला वकील से 3,34,230 रुपए हड़प लिए। साथ ही उनकी फेसबुक आईडी का गलत इस्तेमाल कर नए शिकार फंसाए। पुलिस जांच में ट्रांजैक्शन, मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस आरोपी से जुड़े मिले और ये भी सामने आया कि वह पहले से ही कई धोखाधड़ी मामलों में शामिल है। आरोपी खुद को मंत्रालय और सरकारी विभागों से जुड़ा अधिकारी बताकर शिकारों को फंसाता था। शादरा साइबर पुलिस ने एक बड़े फर्जी जॉब रैकेट का अभी खुलासा किया है। इसमें एक अपराधी हमने सागर सिंह को गिरफ्तार किया है। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि ख़ास तौर से ये व्यक्ति
जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको टारगेट करता था और उनको जॉब ऑफ़र देता था ये कह के कि भाई मैं आपकी कोई सरकारी संस्था के अंदर या फिर महिला आयोग के अंदर आपको कोई पद दिला दूंगा। और जो लोग इनके झांसे में आ जाते थे उनसे ये फिर मोटी रकम ऐंठता था इस नाम के लिए कि आपको ये पद मैं दिलवा दूंगा। अभी तक इसमें हमारे पास जो कंप्लेंट है उसमें उनके 3.5 लाख रुपए इस व्यक्ति ने लिए थे इनको महिला आयोग में पद दिलाने के नाम पर। और इसमें हमने अभी सागर सिंह को गिरफ़्तार कर लिया है। हम इस मामले में जनता से ये अपील करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी इस तरीके से आपको जॉब का ऑफ़र करे, ख़ास तौर से सरकारी विभागों के अंदर या कहीं पर भी, और उसके लिए पैसे मांगे आपसे, तो कृपया कर आप वो पैसे ना दें। ये आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। सितंबर महीने में डूसू के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कॉलेज गलियारों में अभी से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बता दें इस बार चुनाव प्रचार को लेकर कई तरह की सख्ती देखी जा रही है और उन्हीं नियमों के आधार पर इस बार के उम्मीदवार चुनावी प्रचार में भी जुट गए हैं। ऐसे ही शहादरा के श्यामलाल कॉलेज का जब हमने जायजा लिया तो यहाँ देखा कि उम्मीदवार अपने हाथों से लिखे बोर्ड गले में टांगे नजर आए। पूछने पर स्टूडेंट्स ने बताया कि इस बार पैम्पलेट्स पर रोक लगा दी गई है। स्टूडेंट ने इस कदम की सराहना की। स्टूडेंट्स ने कहा कि इस बार वे 1 to 1 जाकर अपने काम और उपलब्धियां सभी के आगे रख पा रहे हैं, जिससे छात्रों और उम्मीदवारों के बीच अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है। सेंटर काउंसिल के लिए तैयारी कर रहा हूँ इस साल और जीत के दिखाना है। अच्छा, तो प्रचार कैसे चल रहा है कॉलेज में? बहुत बढ़िया चल रहा है, साथियों साथ दे रहे हैं हमारे जितने भी हमारी टीम है, भाईचारा हमारा सारा साथ है। और टॉपिक्स लेके इस बार आए स्टूडेंट्स के बीच? इस बार हम यही चाहेंगे, पिछली बार जो चीज़ें ना हो पाई थी और पार्टीज द्वारा वो हम लोग करें, और इस बार इन्वायरमेंट में थोड़ा सा ध्यान दें। पिछली बार इन्वायरमेंट का थोड़ा सा इशू आया था, ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि कॉलेज का इन्वायरमेंट, इस वजह से हम इस बार वो डेकोरम मेंटेन करके रखना चाहते हैं। कैंडिडेट तो ठीक है, जो बाकी फ्लायर वगैरह थे वो तो बंद हो गए, तो सब अपने हैंड रिटर्न कर रहे हैं, जिस वजह से कोई ज़्यादा मतलब बेफालतू की चीज़ें नहीं हो पा रही है। जैसे जो पोस्टर वगैरह चिपकाए जाते दीवार, वो नहीं हो रहे अब की बार, नहीं हो रहे, नहीं। लग रहा कहीं ना कहीं नुकसान होगा उसका इस चीज़ों से? नुकसान कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। हर नई कैंपेनिंग में इतनी खास दिक्कत नहीं है, बाकी हर चीज़ के दो नज़रिए होते हैं। नुकसान ये भी हो गया, पहले उठते थे, पब्लिक ने कह दिया मैं दिक्कत हो रही है, मगर उसमें पब्लिक को इतनी कोई दिक्कत नहीं होती थी। जो गरीब हो गए वो उनको उठा के बेचते भी थे, उनका भी अपने घर चल रहा था। देखो वो कहते हैं कि हम बहुत सालों से जीत रहे हैं, 25 साल से जीत रहे हैं, इतने सालों से जीत रहे हैं, लेकिन अगर वो इतने सालों से जीत रहे हैं तो इस कॉलेज में कमियाँ क्यों हैं, खामियाँ क्यों हैं? आप कॉलेज की न्यू बिल्डिंग देखोगे, ओल्ड बिल्डिंग देखोगे, न्यू बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर में वॉशरूम है, ऊपर वाले फ्लोर में वॉशरूम नहीं है। ओल्ड बिल्डिंग देखोगे उसका इंफ्रा टूटा हुआ है। आप कैंटीन में एसी नहीं थे, मैंने मेमोरेंडम एप्लीकेशन दे दिया कि कैंटीन में 2 एसी लगवाए। वाटर कूलर के अंदर छिपकली पड़ी हुई थी, मैंने उसके इंस्पेक्शन करा, मैंने 2 नए वाटर कूलर लगवाए। बहुत प्रॉब्लम है। होना चाहिए मेट्रो के किराए में कम होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, तो हाफ हो जाना चाहिए, उनके अलग से पास बनना चाहिए हाफ रेट पे। बाकियों के लिए चलो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए तो हाफ रेट पे होना चाहिए। हम बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं, गुड़गांव से आता हूँ मैं तो। हाँ, 2 घंटे का 2.5 घंटे का ट्रैवल है। ये पहले से ही काफ़ी किराया बढ़ा हुआ है और उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को। स्टूडेंट के लिए अलग से पास होना चाहिए, उनको कन्वेंशन मिलना चाहिए, और बस के लिए भी कॉलेज के स्टूडेंट के लिए अलग से कुछ ना कुछ करना चाहिए। सर कम करवाने चाहिए। वैसे रौनक खत्री अपना बोलते रहता था कि इतना कम करवाऊँ उतना कम करवाऊँ, 1 भी रुपये कम नहीं हुआ। और बीजेपी ने कहा सत्ता में आएंगे तो पासेस बनवाएंगे, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। प्रॉब्लम कितनी हो रही है? बहुत हो रही है, बहुत। क्या चाहते हो, क्या कम होने चाहिए, कम होने चाहिए। ऐसे ये बोलते हैं कि डूसू की सीट दिलवा दो, जीत जाएंगे, ये कम करवा देंगे, वो कम करवा देंगे, हुआ तो कुछ भी नहीं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। जैसे एबीवीपी वालों ने बोला था कि हम पहले कुछ नहीं करेंगे, बीजेपी हाँ जी कम करेंगे, नहीं बिल्कुल भी बढ़ गए हैं उल्टा रेट। ऑब्वियसली पासेस होने चाहिए। मैं जब 3 साल तक कर रही थी तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा खर्चा हो जाता था, इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाते थे काफ़ी। अभी जो किराया बढ़ा उससे प्रॉब्लम और ज़्यादा हो रही है? मे भी हो सकती है, पर पासेस होने चाहिए। मैंने कार्ड बनवा रखा है तो 2-3 रुपए के मतलब डिस्काउंट तो हो ही जाता है, बट फिर भी पासेस होने चाहिए। विवेक विहार के ओसवाल भवन में जैन समाज द्वारा चतुर्मास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जैन मुनि कुछ समय तक एक ही स्थान पर रुककर प्रवचन देते हैं, लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं और कई श्रद्धालु दीक्षा भी लेते हैं। हाल ही में यहाँ जाप दिवस मनाया गया, जिसमें भक्तों ने घंटों तक भगवान का नाम जाप किया और कई लोगों ने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आचार्य महाश्रमण जी ने बताया कि चतुर्मास का समय जैन मुनियों और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान वे यात्रा नहीं करते ताकि बारिश में धरती पर रहने वाले
छोटे जीव जंतुओं को हानि ना हो। इस कारण मुनि एक ही जगह पर रहकर ज्ञान, अहिंसा और धर्म का प्रचार करते हैं। पर्युषण महापर्व की आराधना ओसवाल भवन के प्रांगण में आचार्य श्री महाश्रमण जी के बहुश्रुत मुनि विद्वान शिष्य मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी के सानिध्य में चल रही है। बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग धर्माराधना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर के और यहाँ पर अपनी धर्माराधना, सामायिक जप, ध्यान आदि के द्वारा अपनी आत्मा को भावित कर रहे हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी का पावन संदेश सबको प्राप्त हो रहा है, सबको पावन आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जैसे कि पर्युषण पर्व जैन धर्म का एक महापर्व है, पर्वाधिराज कहा जाता है इसको। यहाँ पर आचार्य श्री महाश्रमण जी के एक विद्वान शिष्य हैं, बहुश्रुत मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी का चतुर्मास है। यहाँ वो 4 महीने विराजेंगे ओसवाल भवन में। और अभी पर्युषण के अंतर्गत यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं और बड़ी अच्छी संख्या में सभी श्रावक श्राविकागण धर्माराधना कर रहे हैं। हर धर्म संप्रदाय में कोई न कोई पर्व, त्योहार, उत्सव चलते रहते हैं, किंतु पर्युषण एक ऐसा महापर्व है जो नितांत आध्यात्मिक है। श्वेतांबर परंपरा में इसको पर्युषण कहते हैं, दिगंबर परंपरा में इसको 10 लाक्षणिक पर्व कहते हैं। इन दिनों में अधिक से अधिक तप के द्वारा, तप अर्थात कम से कम खाना, और जो खाना भी खाते हैं तो 9 आइटम से अधिक एक दिन में नहीं खाते हैं, नीचे सोते हैं, रात्रि भोजन का त्याग रखते हैं। अधिक से अधिक हमारे यहाँ सामायिक का व्रत चलता है, अधिक से अधिक सामायिक करते हैं, पोषद करते हैं। और जैनों का सबसे बड़ा मंत्र है नमस्कार महामंत्र, उसका दिन रात अखंड जप चलता है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।